नमस्कार। तो बजट पेश हो गया है। पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान का ये बजट, जो स्पीच करीब 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि कुछ बड़ी घोषणा होगी। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है। इंडस्ट्री बॉडी, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ अभी CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के इस फंक्शन में, जहाँ पर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हो रही है उनका ये कहना है कि बजट अच्छा है, सही दिशा में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, खास तौर से राजनीतिक दल से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये एक ऐसा मौका था जो सुधारा जा सकता था, जिसको एक अच्छे मौके की तरह इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रभावी कदम उठाए जा सकते थे और शायद उस रफ्तार से वो कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस पार्टी का तो ये तक आरोप है कि ये फिर से एक मौका ढूंढ लिया है सरकार ने कि किस तरीके से जो पैसा है वो कुछ लोगों तक केंद्रित रह जाए और गरीब तक ना पहुंचे। हालांकि सरकार की तरफ से जितनी भी घोषणाएं हुई हैं और इस बजट की स्पीच के बाद जो बातें हो रही हैं, उसमें ये चीज साफ है कि एक सरकार ने प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की है, जिस प्रक्रिया के तहत पैसे का चक्का घूमना शुरू होगा और अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। तो ये है पूरा मुद्दा। जैसे कि आप जानते हैं, ये बजट स्पीच अब खत्म हो गई है, अब इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर में हम आप अलग अलग मेहमानों के पास जाएंगे, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक नटशेल में बता दें कि मुख्य बिंदु क्या हैं इस बजट के बारे में। तो अगर हम 4 एरिया की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य और रिफॉर्म्स यानी कि बदलाव, ये आपके 4 बड़े एरिया हैं फोकस के इस बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक मेजर फोकस है, जैसे कि आपने निर्मला सीतारमण की जो स्पीच है उसके बारे में सुना। करीब 100% से ज्यादा आपके हेल्थ बजट में या स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्वास्थ्य क्षेत्र में पैसा बढ़ाने की बात की है। 100%, इतना ज्यादा। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक अगला स्टेज शुरू करने का प्रयास किया है सरकार ने इस बजट में। एक बड़ा प्रभावी कदम जो उठाया है सरकार ने, एक बड़ा बोल्ड कदम है, जिसको कुछ लोग विवादास्पद भी कहेंगे और कुछ गेम चेंजर की तरह भी देख रहे हैं, वो है FDI बढ़ाना इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस सेक्टर में। इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं है और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको राहत भी दी गई है। टैक्स कंप्लायंस जो है उसको आसान करने की तरफ एक कदम, एक पहल उठाई गई है। इकोनॉमिक रिवाइवल को बढ़ाने की तरफ एक कदम उठाई गई है। और कैसे इसका पैसा आएगा, देखिए एक चीज जिसके बारे में हमेशा जिक्र होती है कि आप अगर सरकार खर्च कर रही है तो वो खर्च करने वाला जो पैसा है वो कहां से आएगा। तो इसमें सरकार का ये कहना है कि वो बोरो करेंगे, यानी कि बोरोइंग्स बढ़ेंगी। इसके अलावा एक बड़ा एम्बिशियस FDI का टारगेट सेट किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो FDI आएगा तब सरकार निवेश कर पाएगी। और बजट 2021 में एक चीज जो बड़ी बात ये भी बोली गई है कि डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा। तो जब डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो उसके बाद पैसा आएगा और उस पैसे से निवेश होगा। तो बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये कहना है कि ये तो आप आएगा तब आप देंगे, मतलब सब अभी ख्याली पुलाव है। और जो घोर आलोचक हैं इस सरकार के, जो आलोचना करते हैं, उनका तो ये कहना है कि न नौमन में तेल होगा न राधा नाचेंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, सरकार अपनी तरफ से बजट में प्रोविजन इसी तरीके से करती है, सब सरकारें ऐसी करती हैं, उसी तरीके से इस सरकार ने भी की है। एक आलोचना और है और उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे, वो ये है कि कहीं इस बजट की स्पीच में सरकार की निगाहें चुनाव पर तो नहीं थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें तो कई सारी घोषणाएं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में हुई है। अब इन सब में कॉमन क्या है, ये सारे राज्य चुनाव में जा रहे हैं। तो क्या ये एक फैक्टर था या हम लोग कुछ ज्यादा ही रीडिंग कर रहे हैं? और जगहों को भी गया है और इन जगहों का भी उल्लेख किया गया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रवीण झा हैं, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे। प्रवीण झा जी, आप बताइए, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही अपेक्षित बजट था ये। इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहेंगे कि इसने आपको किसी तरीके से आश्चर्य में डाला हो। तो मसलन जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि
हाल में हम कई मिनी बजट लाते रहे हैं, उसी सिलसिले में ये भी एक और अगला कदम मान के इसको देखिए। कुछ दिन पहले उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो अभी तक जो हो रहा था उससे इतर है, और अगर कुछ चीजें हैं तो समझिए कि वो चिंता का कारण बनती हैं। मैं उसका अभी खुलासा आपको करता हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताया अभी संकेत के इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पे जो तवज्जो दिया जाता है, तो उसमें सीधी सी बात ये होती है कि जब होगा तब होगा। और आपने जैसे हेल्थ की बात की, हेल्थ में अगर आप देखिए, हेल्थ मिशन जो है उस पे मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाकी जो बहुत सारी घोषणाएं की गई जिससे कि जो स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था में सुधार होगा, उसके बारे में कहा गया कि होगा, लेकिन कब होगा? जो आप आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करना चाहते हैं, उसमें कितना समय लगेगा? दूसरे किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने कहा, ठीक है, घोषणा तो आपने करी, जो इलेक्शन जिन राज्यों में है उनमें खास करके फोकस कर दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इसमें संकेत के बहुत महत्वपूर्ण एक चीज और यहाँ पर उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि बजट में प्रावधान इसी तरीके से किया जाता है, और ये तो आप जानते ही हैं कि अगर आप कोई भी बजट उठा दें उसमें सरकार अपना लेखा जोखा इसी तरीके से बयान करती है कि भाई यहां से पैसा आएगा, उसके बाद हम उसको यहां खर्च करेंगे। ये सब सरकारें करती हैं। नहीं, लेकिन संकेत, मैं आपसे थोड़ा इसमें जो है मतांतर है मेरा, वो ये है कि ओवर टाइम अगर आप देखिए तो ये स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। पहले के बजट देखें आप, आज से 30 साल पहले के बजट, उसमें जो एक क्रेडिबिलिटी थी उसकी तुलना में इसकी क्रेडिबिलिटी होती नहीं है। 2015 में जो है किसी चुनावी भाषण में कह दिया जाता है कि दरभंगा में एम्स होगा, उसके बाद 2019 के भी, ये 20 के इलेक्शन में भी जो है दरभंगा में फिर एम्स की बात होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके खास करके बहुत सारी घोषणाएं कर देना बड़ा आसान है, बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद क्या होगा? आपने अभी ये घोषणाएं तो कर दी, इन 4 राज्यों में होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कौन उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता है? मतलब एक सिनिसिज्म की भी जो है एक पराकाष्ठा है ये, और उसमें जो है चीजें बद से बदतर हुई हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, एक एक करके प्रवीण जी, अभी हमने आपका शुरुआती वक्तव्य सुन लिया, जरा बाकी वक्ताओं से भी पूछ लें, जवाब ले लें और उनकी राय जान लें, फिर मैं आपके पास निश्चित रूप से वापस आऊंगा, क्योंकि विनिवेश को लेकर के मैं जानता हूं कि आपकी बड़ी स्ट्रांग व्यूज हैं, तो आप उसके बारे में भी जरूर हमें बतलाइएगा। महेश वर्मा जी, आप या तो जवाब देना चाहें या अपना शुरुआती वक्तव्य रख दें। आपकी आवाज मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है। आपको अब आवाज आई महेश वर्मा जी? हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बजट को किस तरीके से आंकते हैं, क्योंकि प्रवीण झा जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि यहां से आएगा वहां लगाएंगे, क्या लगेगा क्या आएगा सब हवा में है उनके हिसाब से। नहीं, प्रवीण जी के हिसाब से हवा में तो नहीं है। प्रवीण जी ने जो चीज सही था उसको सही ठहराया, और अपने तरीके से जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो अपने तरीके से सोच सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। एक अर्थशास्त्री की सोच अपनी होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो संकेत जी ये है कि देश जब कोरोना जैसे महायुद्ध से लड़ रहा था, उस समय की जो स्थिति परिस्थिति थी, उन विषम परिस्थितियों में जिस तरह के आकलन आए, जिस तरह से एक पार्टी के बहुआ जी ने जिस तरह का रीजन और विजन देने की कोशिश करी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने आकलन किया, उस हिसाब से तो आज हमारा जो वित्तीय घाटा है वो 15% के आसपास होना चाहिए था। लेकिन थैंक्स कि इस देश में एक ऐसा गवर्नेंस था जिसने करोड़ों जिंदगी को बचाया, जिसने अपने प्रयास से, जिसने अपनी चीजों को, और उनके साथ में वैसे पूरा देश लगा रहा, सारे जाति वर्ग और सारा सेक्टर जो है एकजुट होकर खड़ा रहा, उसका परिणाम आज कहीं ना कहीं आपको इस वित्तीय बजट में साफ परिलक्षित होता है कि अगर हम जीते हैं तो ड्यूटी इसलिए जीते हैं कि कहीं ना कहीं देश हमारे साथ खड़ा था, प्रधानमंत्री के साथ देश खड़ा था। तो इसलिए उनका आभार और साथ में अभिनंदन
इस वित्तीय बजट का, जो कि मैं समझता हूं कि सभी वर्गों के उत्थान के लिए आगे की बात करते हैं, नहीं है आगे की बात देखिए, बजट का जो आउटले है आगे के लिए, उसमें यह है कि प्रावधान रखे गए हैं कि हेल्थ में आप इतना 100% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है हेल्थ के बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाने की बात हो रही है, ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन सरकार वो पैसा लाएगी कहां से? वो बोरोइंग्स के माध्यम से, एफडीआई के माध्यम से और विनिवेश के माध्यम से। इसमें निश्चित रूप से जाहिर सी बात है, एक सवाल ये उठेगा कि अब ये सारी चीजें होनी है और इसमें टाइम फ्रेम तय नहीं है, कब तक होगी? जैसे कि विनिवेश, अगर हम एयर इंडिया की बात कर लें तो वो हो ही रहा है। आज किसी आप कोरोना काल में किसी चमत्कार से कम मत समझिए कि आपकी इकोनॉमी जो है, जो टॉप 5, जो वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज है, उसमें आप शुमार हो रहे हैं। आपके पीछे यूके और फ्रांस कहीं पर हैं। साथ में आप ये देखने की कोशिश करिए कि जिस विषम परिस्थितियों में हमने इकोनॉमी को जिस तरह से बूस्टअप किया, उसमें एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा बूस्टअप हुआ, जो 60% हमारे जीडीपी को सपोर्ट करता है। तो आज के डेट में जो हमारे हाथ में है, निश्चित रूप से उसके ऊपर जो है हम ये कह सकते हैं कि अब जब हम उससे बाहर निकले हैं तो हमारी दशा और दिशा दोनों सुदृढ़ करेगी हमारी इस चीज को, जो हम अभी आशंकित हैं, जो हम तो आपका ये कहना है कि अभी हालात जो एक मोमेंटम बना है, वो मोमेंटम आगे और रंग दिखाएगा और जो जो योजना बनाई है सरकार ने, वो सारी चीजें पूरी होंगी। मैं अभी वर्मा जी वापस आता हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी के दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी शुरुआती बात करते हैं। जी दुबे जी बोलिए। या वी आकार में जो इसको बूस्टअप मिला है, उसका कारण यही है। संकेत जी देखिए, एक सेकंड, महेश वर्मा जी आ रहा हूं मैं आपके पास, वापस आता हूं। दुबे जी पहले बोलिए। जी जी संकेत जी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स को बढ़ाए ताकि लोगों तक पैसा पहुंचे, डिमांड बने और इकोनॉमी हमारी रिवाइव करे। तो जैसे अभी मैं झा साहब को सुन रहा था, मैं 3-4 उदाहरण छोटे से आपको देता हूं। इन्होंने कहा कि 1,10,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए हमने प्रोविजन किया है, स्वच्छ भारत के लिए हमने 1,41,000 करोड़ रुपए, हेल्थ के लिए 2,38,000 करोड़ रुपए और सड़क के लिए लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए। मैं आपको एक चौंकाने वाला खुलासा करता हूं। ये आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पर आपने बात कही कि पैसा कहां से आएगा, ये तो हेडलाइन मैनेजमेंट है। अभी लोकसभा में जवाब दिया है सरकार ने बताया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 89 प्रोजेक्ट्स सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के 1,83,000 करोड़ रुपए के स्टॉल्ड हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 115 प्रोजेक्ट हैं रेलवे के, जो 4,186,000 करोड़ रुपए के स्टॉल्ड हैं और कुल मिलाकर 10,98,710 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड है, जिसको स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री मॉनिटरिंग करती है। अब बिहार को याद कीजिए, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज में बिहार चुनाव के दौरान मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा कंपोनेंट 54,000 करोड़ रुपए का सरफेस ट्रांसपोर्ट का था। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए का कुल प्रोजेक्ट पूरी तरह शेप ले पाया था बिहार में, जो अनाउंसमेंट 2015 का था प्रधानमंत्री जी का। तो ये जिन राज्यों में चुनाव है, उनको तो उसी के दृष्टिगत देखना चाहिए। इस पैंडेमिक में जो सबसे बड़ी मदद की है, 120 मिलियन लोगों की मनरेगा ने मदद की है संकेत जी, जो त्राहिमाम कर रहे थे, नौकरी के अवसर नहीं थे। अभी आप अगर इसमें देखेंगे, सोशल एस्पेक्ट्स को इसके देखें, तो मनरेगा में 1,65,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रिवाइज एस्टिमेट में था पिछले वर्ष, जिसको इस बार घटाकर 96,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे कम कर दिया गया है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा कि जल शक्ति मिशन में हम लोग इतना बड़ा काम करें। जल शक्ति मिशन 4 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, 3,60,000 करोड़ रुपए का आपका अनाउंसमेंट था। क्या हाल है उसका, कभी एक बार देखा आपने? 10,000 करोड़ रुपए, 9,500 करोड़ रुपए, 11,500, 3 साल में 30,000 करोड़ रुपए, 3,60,000 करोड़ रुपए की योजना के। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट बंद कीजिए। हमको जो बड़ा दृश्य दिखाई देता है, आज देखिए, आप ये कह रहे हैं कि गीता गोपीनाथन जो है IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट, उसका कहना है कि 2025 तक हम उस प्री कोविड सिचुएशन में पहुंचेंगे। प्री कोविड सिचुएशन क्या थी संकेत? अगर हम सिर्फ 5 लाइन में उसको समझने की कोशिश करें, तो NSSO ने बताया कि 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी थी। आपने ICRA ने बताया कि क्रेडिट ग्रोथ 58 साल में सबसे नीचे पहुंच गई है।
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 16 साल के अपने निचले स्तर पर था, और जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे था एनएसए नहीं, का, वो आपकी बात ठीक है दुबे जी, लेकिन देखिए एक होता है ये जो अर्थशास्त्री होते हैं, वो मौजूदा जो टूल्स आपके पास उपलब्ध हैं उसके हिसाब से आप एक प्रोजेक्शन बनाते हैं कि हम इस रेट पे गए तो इस समय तक यहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उसमें बदलाव भी हो सकता है अगर उस तरीके के रिफॉर्म्स या बदलाव किए जाएं। तो सबसे जरूरी सवाल यह हो जाता है कि क्या वो बदलाव अभी हो रहे हैं और क्या उनका असर दिखना शुरू करेगा। तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं महेश वर्मा जी से भी ये सवाल पूछूंगा, प्रवीण जी और दुबे जी भी इसका जवाब देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी बजट की महाकवरेज जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं दोबारा अपने मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। प्रवीण जी, तो सवाल यही उठ रहा है कि अभी जो प्रोजेक्शन बनाई गई है कि क्या हम उस तरीके से ग्रो कर पाएंगे जो प्री पैंडेमिक लेवल्स है, यानी कि मार्च 2020 में हम जैसे थे, क्या उस लेवल पर पहुंचने में हमको कितना समय लगेगा। अब कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन ये तो जो अभी की स्थिति है उस पर आधारित आकलन है। ये बदल भी सकता है अगर बदलाव की रफ्तार तेज हो। तो आपको लगता है कि वो जो जरूरी बदलाव है जिससे ये रफ्तार तेज हो, वो कदम उठाए गए हैं, प्रभावी कदम? देखिए, एक आप कह सकते हैं कि जो इंटेंट वाली बात होती है, अगर आप समझते हैं कि ये प्रभावी कदम है तो इंटेंट स्पष्ट किया गया है। लेकिन ऐसा कई निर्भर करता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसमें क्या अनिश्चितताएं हैं, देश में जो अनिश्चितताएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगा संकेत जी, कि अगर आप देखें 18-19 और 19-20 का जो रेवेन्यू का जो एक्सपेक्टेशन था हमारा, अगर आप 18-19 का देखें तो वो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा करोड़ उसमें घटाव आया। अगर आप 19-20 का देखें तो तकरीबन 3 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल था प्रोजेक्टेड रेवेन्यू में। तो आप समझ सकते हैं, और ये ऐसे वर्ष नहीं थे जो आप कहिएगा कि किसी कोरोना से संक्रमित थे। जो एक बार फिर से आप ये आंकड़े दोहराना चाहेंगे? जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 18-19 और 19-20 इन दोनों सालों को देखें, ऐसा नहीं था कि हम किसी बहुत बड़ी आपदा से संक्रमित हो गए थे। उसमें अगर आप 19-20 का आंकड़ा देखें तो जो हमारा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जो था, जो हमने एस्टिमेट किया था, उसमें तकरीबन 2,97,000 करोड़ की कमी आई थी। 18-19 में इसी तरह से 1 लाख से ज्यादा जो है वो कमी आई थी। तो ऐसी स्थिति में जो है पूरी प्लानिंग आपकी चरमरा जाती है। आप कहां पे कैसे अपने खर्चे का इंतजाम किस तरीके से कर पाएंगे। उसी तरीके से जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बार बार कहा कि मान लीजिए कि हम विनिवेश के बारे में प्लान करते हैं और वो फिर जो है चलता ही रहता है। एयर इंडिया का आपने उदाहरण दिया। इसी तरीके से और भी जो दूसरे सेक्टर्स हो सकते हैं जहां विनिवेश की बात कर रहे हैं। अब इसी में कम से कम 4-5 महीना आपको बैंकिंग सेक्टर में जो आप करने की योजना बना रहे हैं, 4-5 महीना तो आपको बैंक से इन चीजों के अप्रूवल में लग जाएगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल में लग जाएगा। उसके बाद ही जो है आप इन चीजों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ऐसी हैं जो समझिए कि आप ठीक है। तो आपने एक बड़ी अहम बात बोली प्रवीण जी कि अगर नियत की बात करें तो जाहिर सी बात है वो नियत दिखती है या लगता है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन क्या वो कर पाएंगे या नहीं। लेकिन देखिए इसमें अभी महेश वर्मा जी, एक चीज तो मैं आपके साथ भी सहमति दूंगा कि इस डर से कि ना हो पाए आदमी करे ही ना, ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। तो प्रयास तो आदमी करे ही, प्रयासरत हो, उसके बाद जो हो वो अच्छा हो। मैं आपसे, आप इस सवाल का जवाब किस तरीके से देंगे महेश वर्मा जी, जो प्रवीण झा कह रहे हैं कि कोई पैंडेमिक आने, महामारी आने से बहुत पहले ही हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, हम लोगों का तब भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल था कई लाख करोड़ का। तो अभी ऐसा क्या जादुई टॉनिक होगा जिससे ये स्थिति नहीं होगी या कम होगी? नहीं, बिल्कुल संकेत जी, मतलब ये चिंता करनी भी चाहिए और इस चिंता का निराकरण भी होना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे अभी अभय जी
अभय दुबे जी बोल रहे थे, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके नेता ये कहते हैं कि एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे। तो उस मानसिकता के साथ मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं। जो मैं कहूंगा वो तर्क के साथ कहूंगा, और वही बात जो आपके दर्शकों को शायद अपील भी करे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज की डेट में उनको मैं करेक्ट कर दूं कि 2013-14 में जो भूतल का जो प्रोजेक्ट था या रेल का जो प्रोजेक्ट था, एक में 289% और दूसरे में 190-92% की बढ़ोतरी हुई है। उनसे 3 गुना रोड जो है हम बनाना शुरू किए हैं। तो इस चीज के ऊपर वो ना चुनौती दे ना चैलेंज करे। जो सवाल अगर उठाएंगे उस सवाल को हर हाल में लोग उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते रहे हैं। अब रही बात प्रवीण जी की, तो प्रवीण जी की बातों का, प्रवीण जी अर्थशास्त्री हैं, जानते हैं वो इस चीज को कि फीची या जो इंटरनेशनल हमारे मॉनेटरी फंड है या विश्व बैंक है या मूडी है, ये सब संस्थाओं की कोई ना कोई पहचान तो है ही, जो आज वो आकलन और उनका जो अनुमान था हमारे देश की अर्थनीति या वित्तीय व्यवस्था को लेकर, वो आज पूरी तरह से जो है झूठी साबित हुई है। क्योंकि हम जो है कहीं वित्तीय घाटे को कम से कम 7 से 8% कम कर पाए हैं। अब वही लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बहुत ऐसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों कह रहे हैं कि ये जो है 15% तक हमारा जाएगा जीडीपी। हम तो उस चीज को भी नहीं मानते। हमारी जो व्यवस्था है या हमारा जो सामर्थ्य है उसके बेसिस पे हम यही कह रहे हैं कि हम 11-12% पे कहीं ना कहीं जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा अगर कारण है तो वो ये है कि हम जिन सेक्टरों में सुधार के गुंजाइश रखते हैं, जिसको हमने अभी तक ले डाउन नहीं किया, वो ये था कि हमारा एक जो पैकेज आया 20 लाख करोड़ का, जिसमें हमने लोगों को लोन देने की सहूलियत दी, जो सर्विस इंडस्ट्री थी उसको हमने सस्टेन बनाया, जिनको कर्ज की जरूरत थी उसको कर्ज दिया, जिनको टैक्स में राहत चाहिए थी उनको टैक्स दिया। इन सब चीजों का ये हुआ कि लोगों को सहारा मिल गया, सस्टेनेबिलिटी बढ़ी। कोरोना जो है एक महायुद्ध था, उस महायुद्ध की जो लड़ाई हमने जिस तरह से संभल के लड़ी और जिस तरह से देश के लोग हमारे साथ खड़े रहे, वो हर एक सेक्टर के, कोई भी सेक्टर हो। आज मुझे आप बता दीजिए कि क्या हम खुशहाली के लिए ना सोचे, हम क्या बदहाली की बात करें, हम क्या ये एक्सपेक्ट ना करें कि कांग्रेस एक अपोजिशन की पार्टी है, वो 4 ऐसी चीज अच्छी बताए जो हम इसमें जोड़ पाए। लेकिन एक आदत बनी हुई है कि हमें कहना वही है जो नहीं वो चलिए एक सेकंड के लिए वो आदत वगैरह छोड़ दें। महेश जी एक सेकंड के लिए अगर वो आदत छोड़ दें, आप बताइए कि जाहिर सी बात है इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए बदलाव को रिफॉर्म्स करने चाहिए। रिफॉर्म्स में सब आपके साथ हैं, लेकिन जब कुछ ऐसे, अब जाहिर सी बात है ना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जब आप बदलाव लाए, रिफॉर्म्स लाए, कृषि क्षेत्र में भी आपने रिफॉर्म्स के बारे में बात की, तो उसके पीछे की जो नियत जो प्रवीण जी बता रहे हैं वो नियत ये थी कि ताकि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े। लेकिन जमीन पर तो वो नहीं दिखा। जमीन पर तो हमने आंदोलन देखा, और उसके बाद अगर आप ये बोल दें कि वो सब भ्रमित है, सरकार ने भी इस बात को माना। आप उन कृषि क्षेत्र में जो बदलाव के कानून थे उसमें आप बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट अभी से ही लाने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बदलाव करने की एक ऐसी होड़ मच गई जिसमें आप शायद समन्वय बनाना भूल गए? देखिए, इफ और बट पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसी चीज पर आऊंगा जो आज कहीं इस देश को समझने की जरूरत है। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि अगर कोई चीज हमारे वित्तीय घाटे को अगर कमतर किया तो कृषि क्षेत्र ही था। जो सबसे ज्यादा वहां पे अगर हमें बूस्टअप मिला तो कृषि क्षेत्र था। और अगर हमने कोई चुनौती इस सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने लिए पैदा करी तो वो कृषि के लिए की कि 2022 में हम इनके इनकम को दुगुना करके रहेंगे। उसका एक कारण समझने की कोशिश करिए। देश में आज 7,000 मंडियां हैं, 42,000 मंडियों की जरूरत है साहब। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज जब एमएसपी आपके पास कानून है, उस कानून का एक सेकंड महेश वर्मा जी, ये तो देखिए, क्योंकि कृषि क्षेत्र पे हम इतनी बात कर चुके हैं तो वो सेम बात रिपीट होगी। इसमें ले दे के बात एक ही, देखिए तुरंत सब बाकियों की भी उंगलियां उठ गई जवाब देने के लिए। इसमें ले दे के किसानों की तरफ से जो एक मुख्य बिंदु है वो ये है कि चलिए कानून छोड़ दीजिए, अगर आप एमएसपी गारंटी कर दें, जिसका वादा बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, मतलब उन्होंने अपना जो मत था वो एक अपनी रिपोर्ट में लिखा था। आज वही चीज सरकार करने को तैयार क्यों नहीं है? लिखित में जरूर गारंटी देने को जा रही है, लेकिन उस विशेष एक कानून क्यों नहीं बना देती है? ये चीज विश्वास की जो कमी हुई है, उस विश्वास की कमी को पूरा करने में बहुत आगे जाती।
मैं महेश जी आपके पास वापस आऊंगा, दुबे जी से उनका रिएक्शन जान लें। देखिए संकेत जी, जिस दिशा में प्रवीण झा साहब जी ने बात की थी, तो अभी फाइन प्रिंट तो मैंने पूरी तरह देखा नहीं, डिबेट में था इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन 2020-21 का जो बजटेड टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो नवंबर तक 16 लाख करोड़ रुपए की अपेक्षा सिर्फ 7 लाख करोड़ रुपए हुआ था। और ये जो फिस्कल डेफिसिट की बात की जा रही 9.8%, वो भी मैंने नहीं देखा। उसमें प्रवीण जी बता सकते हैं कि ऑफ बजट बोरोइंग को क्या इंक्लूड किया है। अगर वो नहीं किया है तो ये आंकड़ा और भी बड़ा है। बड़ी बात यह है कि हमने ये कह रहे हैं हमने एकमात्र सुझाव दिया था। अभी भी आप देखिए क्रेडिट ग्रोथ में कोई उतनी तरक्की देखी नहीं गई। जो कंपनियां मुनाफा बता रही है वो कैसे बता रही है? हमने कारपोरेट टैक्सेस कट किया, मॉरेटोरियम दिया, उसका उन्होंने एडवांटेज ये लिया कि नया इन्वेस्टमेंट करने की बजाय लोगों को नौकरियों से निकाला, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो थी उसका एडवांटेज लिया और अपना मुनाफा बता दिया। तो वो ट्रांसलेट होता हुआ दिखा नहीं कहीं जीडीपी में। तो हमने कहा था कि लोगों के हाथों में तुरंत कैश दीजिए, जो अक्षम लोग हैं उनमें कैश दीजिए, उसी से इकोनॉमी का रिवाइवल होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्होंने क्या किया कि इनपुट कॉस्ट लगभग 15,000 रुपए बढ़ा दी प्रति हेक्टेयर। नहीं दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, अब सरकार कृषि क्षेत्र में या जो जनधन योजना है उसमें ये कैश ट्रांसफर कर तो रही है। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं महेश जी से पूछूं वो यही बोलेंगे कर तो रहे हैं हम। संदेश जी देखिए, ये संकेत जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक दुविधा यह है कि जो प्रधानमंत्री से के नाम से सहायता कर रहे हैं 6,000 रुपए सालाना, उसमें हो ये रहा है कि पिछले 6 साल में इन्होंने डीजल के जो भाव बढ़ाए हैं, कीटनाशक पर जो जीएसटी लगाया है, खाद की जो कीमतें बढ़ी है, उससे 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, मैंने कैलकुलेट किया है, 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। और 15 करोड़ हेक्टेयर में जो खेती होती है तो 2,36,000 करोड़ रुपए इन किसानों की जेब से निकालने लगे। मैंने क्रॉप इंटेंसिटी की तो बात ही नहीं की, वो तो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। तो आपने जितना दिया उससे ज्यादा प्रधानमंत्री ने किसानों की जेब से निकाल लिया, तो उनकी आर्थिक हालत तो सुधरी नहीं। और जो जनधन खातों की, अब 500 रुपए महीना में कौन घर चला लेगा मुझे बताइए। हमने कहा था 6 महीने तक 7,500 रुपए कम से कम आप दीजिए लोगों के। देखिए मैं अभ्यस्त नहीं हूं एक भी शब्द झूठ बोलने का, एक भी डेटा पर आपको संदेह हो तो डिफेमेशन कीजिएगा, मैं बिल्कुल अभ्यस्त नहीं हूं बगैर अध्ययन के बात करने का। तो अच्छा होता, अब आप रिवाइवल तो वैसे ही होगा कि आप वंचित क्षेत्र के लोगों को हाथ में पैसा दीजिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। जितने आप सुधारों की बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के हैं, लॉन्ग टर्म में हमको इफेक्ट दिखेगा, लेकिन आज जो पैनिक है, ठीक है एक जल्दी से, क्योंकि आपने दो बहुत ही स्पष्ट बात आंकड़े दे करके रखी है। एक राइट टू रिप्लाई मैं महेश वर्मा जी को दे दूं, और मुझे पूरा यकीन है ना महेश वर्मा जी ना मानहानि का दावा करेंगे और ना ही सेडिशन का आरोप लगाएंगे। जी महेश वर्मा जी। हाँ महेश जी बोलिए, आप जवाब दे दीजिए दुबे जी ने जो बोला। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं अभय जी को कि देखिए अभय जी, जो आप बात कह रहे हैं उस बात को आप ये इस देश में जो है, मैंने शुरू में कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स को अगर एक तरफ रख दीजिए, तो आप युद्ध की स्थिति में जब देश होता हो, महायुद्ध की स्थिति में जब देश होता हो, विषम परिस्थितियों में जब देश होता हो, तो उस समय पार्टी पॉलिटिक्स करने के बजाय अपने योगदान को किस तरह से हम सुनिश्चित करें, किस तरह से हम उस चीज को लेकर आए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे सबसे पहला हमारा दायित्व बनता है। आप हमारे अंदर और हम आपके अंदर 100 ऐसी कमियों को निकाल दें, वो अलग बात है। लेकिन आपको लेकिन ये वित्तीय बजट जो आज कोरोना काल के महायुद्ध में महाकाल के साथ जब हम सामना कर रहे हैं, तो एक नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप टांग खिंचाई करने के बजाय आप 4 ऐसी चीजों को, 4 ऐसे सुझावों को जो रखें। अच्छा चलिए, एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। प्रवीण जी, दुबे जी और वर्मा जी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद का जो सेगमेंट है उसमें पूरा भरपूर मौका दिया जाएगा कांग्रेस और भाजपा को एक दूसरे की टांग खींचने का, राजनीतिक टांग खींचने का। वो इसलिए क्योंकि हम मुद्दा ही ऐसे ही मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि क्या ये राजनीतिक बजट तो नहीं है, चुनावी बजट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा हुई उसमें तमिलनाडु के लिए, केरल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए और असम के लिए बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, बहुत सारी रेल की पटरी बिछ रही है,
तो ये सब ट्रेन और सड़क चुनाव वाले राज्यों में ही क्यों जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब है पूरी तरीके से प्योर पॉलिटिकल सेगमेंट, क्योंकि बजट में एक बड़ा आरोप जो ये लग रहा है कि ये चुनावी बजट है। तो पश्चिम बंगाल में 95,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर की सड़क, इसकी घोषणा की गई है। इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि ये राजनीतिक फैसला है। तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ की लागत से 3500 किलोमीटर की सड़क बनेगी। तमिलनाडु में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं केरल की 65,000 करोड़, माफ कीजिएगा, की लागत से 1100 किलोमीटर की सड़क बनेगी। तो हमने 65,000 करोड़ रुपए। और आइए अब हम आपको बताते हैं जो अगला राज्य है, असम में अगले 3 साल में 1300 किलोमीटर की सड़क का निर्माण होगा। तो सबसे पहले चीज महेश वर्मा जी, मैं आपसे ये जान लूं कि अगर ऐसा आरोप लगा, क्योंकि इन चारों राज्यों का बहुत प्रमुखता से उल्लेख किया गया कि यहां ये बनेगा, वहां वो बनेगा, तो ऐसा क्यों है कि सड़क और रेल की पटरी सब उसी दिशा में जा रही है, चुनावी राज्यों की दिशा में? आपकी आवाज कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है मुझे। हेलो। अच्छा महेश जी, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, बड़ा अहम सवाल है, इसमें तो आपको मेरी आवाज सुननी पड़ेगी। आई कि नहीं आवाज? अरे साहब, सुनने के लिए ही बैठे, आवाज फिर नहीं आ रही है। मेरा सवाल ये है कि बजट जी, आप अब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूं कि बजट में 4 राज्यों का बहुत प्रमुखता से उल्लेख हुआ, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, और इन सब राज्यों में समान क्या है, ये सब चुनावी राज्य हैं। तो ये कहीं चुनावी बजट तो नहीं? नहीं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि ये चुनावी बजट है? हमारे देश का एक प्रमुख राज्य है। आप समझ लीजिए कि 40% जो आबादी है वो इन राज्यों में है। आप इन राज्यों को इस तरह से अनदेखी नहीं कर सकते। अगर यहाँ कोई विकास कार्य किया जा रहा है तो उस विकास कार्य को लेकर अगर कोई घोषणा हुई है और सरकार जो कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। ये तो आपने महेश जी स्पिन दे दिया, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरा तो बस ये कहना है कि प्रमुखता से उल्लेख होना, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो और राज्य भी हैं, पिछड़ेपन के हिसाब से देखें तो और राज्य भी हैं, लेकिन इन 4 राज्यों का इस तरीके से उल्लेख, आरोप ये लगता है कि आपने चुनाव को मद्देनजर किया है। नहीं, इस पर आपका जवाब? अगर आप थोड़ा सा इसको अगर कहीं अर्थनीति से कहीं जोड़ेंगे, या आप ये कह लें कि हमें 2020 और 21 में हमें वो चीज अचीव करना है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि इन राज्यों का, जो कि हमारे व्यापार, ट्रेड और ट्रेड के हिसाब से कह लीजिए, या कह लीजिए कि ये बहुत बड़े हब हैं, एक तरह से ये हमारा कमर्शियल हब है। तमिलनाडु जो है, जो वे ऑफ बंगाल का पूरा एरिया, जो कोस्टल एरिया है, केरला का जो कोस्टल एरिया है, पश्चिम बंगाल का जो एरिया, अगर उसकी कनेक्टिविटी अगर हम सरफेस ट्रांसपोर्ट से नहीं करेंगे ठीक से, तो हम वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जो आने वाले दिन में हमें जो चीज समझाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो फेल हो जाएंगे, आप तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से कभी इस चीज पे भी डाउट किया गया कि भाई किसानों के लिए हम 2022 में जो है दुगुनी करने की जो बात कर रहे हैं उनकी एक आमदनी का, उसका कहीं हमारे पास है ही नहीं, कोई रीजन नहीं है, कोई विजन नहीं है। अब इस पे भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो हमारे तो हर चीज पे सवाल खड़ा किया जा सकता है, लेकिन हम उस चीज से मुतमईन है कि हम जो चीज भी कर रहे हैं, या वो तमिलनाडु में कर रहे हैं, वो हम अपने देश में कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं, अपने देश में कर रहे हैं, बिहार में। हाँ, ये एक बड़ी अहम बात है कि चाहे कोई भी मंशा हो या कोई भी कारण हो, अगर विकास हो रहा है तो विकास अच्छा है। दुबे जी, आप इस पे किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, मैं नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे पूरी उम्मीद है राजनीतिक दृष्टिकोण से संकेत जी, कि जो दुर्व्यवहार इन्होंने हर चुनाव में, हर राज्य की घोषणाओं में किया है, वो यहां भी करेंगे। इसलिए मैं जानता हूं कोई विकास से सरोकार नहीं है। मुझे बताइए, बिहार का हम कह के थक गए कि व्हाइट पेपर दे दीजिए, चलिए क्या आपने काम किया है वहां, चाहे वो
पावर प्लांट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो। एक मिनट सुनिए ना। नहीं, जो आपने बोला है, मैं आपकी पोजीशन इम्प्रेस नहीं करना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा। मैं आपने जो अभी एनडीटीवी के दर्शकों को एक भ्रामक सूचना दी है बिहार के मामले में, बिल्कुल गलत दी है आपने। मैं आपको चुनौती दे सकता हूँ इस बात पे, लेकिन आज वो दिन नहीं है कि इस बात पे डिबेट करें हम। देखिए सुनिए, अब चलिए कश्मीर का दे दीजिए, 82,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की थी जोर शोर से, उसमें क्या है उसका व्हाइट पेपर दे दीजिए। चलिए जितने राज्यों में, तो कहता हूँ आपके पास एक अर्थशास्त्री है, प्रधानमंत्री जी की, अरे सुनिए, इनके पास रिपोर्टर है, बोलिए गूगल से। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिहार में पत्रकार वार्ता ली है डिटेल प्रोजेक्ट के साथ, और सारे लोकसभा के जवाबों को निकालकर सभी में हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल दी है। और मैंने नहीं, नीतीश बाबू जब आपके साथ नहीं थे तो एक विज्ञापन दिया था उन्होंने, पूरा फुल पेज का अखबारों में, और डिटेल रिपोर्ट दी थी। वो तो मुख्यमंत्री थे तब भी, उनकी तो कम से कम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ये सिर्फ चुनावी राजनीति है, इससे बाज आना चाहिए। सचमुच में आज इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की आवश्यकता है, उस पर फोकस करके सरकार को काम करना चाहिए। जहां चुनाव, आप विश्वास रखिए, चुनाव के बाद इन प्रोजेक्ट्स के बाका कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा, जैसे बिहार में किया ना आपने चुनाव। अच्छा, तो ये एक सेकंड प्रवीण जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, क्योंकि एक आरोप लगा है वापस महेश वर्मा जी कि ठीक है चुनाव ही दृष्टिकोण हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वादा किया है तो निभा दीजिए, बिल्कुल कार्य पूरा कर दीजिए। ये आरोप है कि आप वो नहीं करते। हम वादे की निभाने की बात नहीं कर रहे, हम तो कर्ज इस देश की चुकाने के लिए जिंदा रहेंगे। ये हमें बेशक मुर्दा घोषित कर दें। चलिए प्रवीण झा जी, आपकी टिप्पणी। संकेत, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी प्रवीण जी, मैं आपके पास अभी थोड़ी देर में आता हूं, बस मुझे कुछ चंद लम्हे दे दीजिए। जगत प्रकाश नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है, उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1,18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अधिक लागत से स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। ये बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर बजट ये हमारा 2021-22 का आया है। यह गरीबी, किसानों, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और राज्य के कोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला, देश के आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं ये महसूस करता हूं कि यह बजट देश को, जो संक्रमण काल से निकल रहा है, उसको एक नया इम्पेटस देगा, एक नई ताकत देगा,
एक नए ऊर्जा के साथ आर्थिक जगत को आगे बढ़ाएगा और संपूर्ण विकास के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट में यह अपना योगदान करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को आपको बधाई भी देता हूं और यह आगे परिवर्तन लाएगा, ऐसा मैं कहता हूं। धन्यवाद। जी, तो अभी आपने सुना जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी बात कही बजट के बारे में। अब जाहिर सी बात है बीजेपी के हैं, अच्छा बोलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद प्रवीण झा रह गए थे, उनका रिएक्शन रह गया था, वो उनसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। अब कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस बजट पर, आइए सुनते हैं। ने नहीं की। उदाहरण के तौर पर आपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डिफेंस बजट के बारे में कहा। डिफेंस बजट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई। ऐसे समय में जब चीन हमारी सरजमी पर कब्जा किए है, रक्षा बजट की चर्चा तक ना करना इस देश की सरकार की प्राथमिकता या उसकी कमी की ओर इशारा करता है। स्वास्थ्य, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू कोरोना काल में है, वो भी धोखे पर आधारित है। और उसके आंकड़े चिदम्बरम साहब ने दिए कि अगर फाइनेंस कमीशन कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन को निकाल दिया जाए तो यहां तक कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का बजट भी स्वास्थ्य के अंदर जोड़कर एक आंकड़ों की फेल जादूगर की मायावी जादूगरी पेश करने का एक फेल कोशिश की गई। जिस प्रकार से राजकोषीय घाटा और वित्तीय घाटा लगभग 9.5-10% तक पहुंच गया है, यह निवेशकों के लिए और इसकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है। सरकारी खर्चे में 1 पैसे की बढ़ोतरी ना करना, जिससे अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों उत्पन्न होते, ये अपने आप में इस सरकार की मिसप्लेस प्रायोरिटीज को दिखाता है। सबसे बड़ा धोखा खेती के साथ किया गया। खेती का बजट लगभग 6% काट दिया गया। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को 2000 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया गया। और पीएम किसान योजना, जिसकी बार बार चर्चा की जाती है, उसमें 13% की कटौती कर दी गई। लघु और छोटे उद्योगों को बड़ा झटका देते हुए मात्र 15,700 करोड़ की घोषणा हुई। यह ऐसे ही है जैसे आपने फरमाया कि एक भूखे हाथी को एक घास की मुट्ठी उसके पेट की आग बुझाने के लिए दे दी जाए।